गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में राघव और गौरी रहते थे। ठंड का मौसम था। उनके घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। राघव एक गरीब किसान था जो दूसरे लोगों के खेतों में काम करके अपने घर का गुजारा चलाता था। इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। सुबह निकलता हो तो लगता है कि जैसे हाथ पैर जम गए हो। तुम तो पूरा दिन यही रहती हो, पता नहीं कैसे संभालती हो। हाँ राघव जी, ठंड तो है इस बार। ऊपर से कपड़े भी कम है तुम्हारे पास। मैं देखता हूँ तो सोचता रहता हूँ कि तुम बिना बोले सब झेल लेती हो। हाँ जी ठीक है, लेकिन मेरे लिए इतनी चिंता मत कीजिए। मैं तो घर पर ही रहती हूँ, संभाल लूंगी सब। आप बस थोड़ा बहुत पैसा जोड़कर अपने लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लीजिए, ताकि काम पर जाते समय आपको ठंड न लगे। आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है जी। अरे भाग्यवान, मैं जब बाहर होता हूँ ना तो मन इधर ही लगा रहता है। सोचता हूँ तुमने कुछ खाया होगा या नहीं। ठंड में काम करते हुए थक तो नहीं गई? अरे राघव जी, मैं कह रही हूँ ना, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप बच्चों की तरह करते हो, एक चीज की जिद पकड़ लेते हो। कल से अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। राघव के ऐसे कहने के बाद दोनों सो जाते हैं। एक दिन राघव काम के सिलसिले से देर बाहर से आता है। उसको उसके कपड़े भी गीले थे और वो आते ही आग के पास बैठ जाता है। राघव, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए। इतनी ठंड में गए कहाँ थे? काम के लिए निकल गया था। कोशिश की कुछ मिले, पर सर्दी बहुत थी, इसलिए खाली हाथ आना पड़ा। आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। काम से पहले अपना ख्याल रखो। तुम हो ना मेरे साथ, बस यही सबसे बड़ा ख्याल है। गौरी उसकी बात सुनकर चुप हो गई। वो जानती थी राघव चाहे कितना भी प्यार से बोले, अंदर से वो परेशान था। चूल्हा धीरे धीरे बुझ रहा था। अरे भाग्यवान, सारी बातों को छोड़ो। तुमने कुछ खाया? घर में कुछ खाने को नहीं है, सिर्फ एक ही रोटी है। तुमने कुछ खाया? नहीं, तुम्हारी वजह से तो मैं पहले तुम्हें पूछ रहा हूँ। वैसे भी मुझे भूख नहीं है, तुम ही खा लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं खाऊंगी। एक रोटी को हम कैसे बांटकर खाते हैं, वो तुम भूल गए शायद। दोनों एक ही रोटी को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन राघव गांव की गलियों से निकलकर खेत के रास्ते के तरफ जा रहा था। हवा ठंडी थी, चलना मुश्किल हो रहा था, पर उसके पास कोई और उपाय नहीं था। आज कुछ काम मिलेगा भी या नहीं, पर आज कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलते चलते वो गांव के एक खेत में जा पहुंचा, जहां कुछ मजदूर पहले से ही काम कर रहे थे। खेत का मालिक था रघुवीर सिंह। उसने राघव को देख लिया और बोला, राघव, आज काम करने आया है क्या? जी भैया, काम चाहिए बस। कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, आज तुम ठंड में सबसे पहले काम संभालोगे। बाकी लोग अभी रुक गए हैं। राघव ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और काम शुरू कर दिया। उसने देखा जमीन थोड़ी फिसल रही है और लोग धीरे धीरे काम से अलग हो रहे थे। मैं काम से नहीं हट सकता, चाहे कितनी भी ठंड हो, काम करना ही पड़ेगा। दिन भर राघव ने सबसे ज्यादा मेहनत की। उसके हाथ थक गए थे, पर उसके मन में एक ही बात थी, गौरी को घर में कोई दिक्कत ना हो और घर का काम चल सके। राघव ने खेत में जुताई भी कर दी और सब्जियां भी तोड़कर रघुवीर की चारपाई के पास रख दी। इतने में खेत का मालिक रघुवीर आने लगता है। वो राघव का काम देखकर खुश हो जाता है और वो राघव से कहता है, राघव, आज तुमने सबसे ज्यादा काम किया है। तुम्हारी मेहनत का हिसाब कुछ पैसे और लकड़ी तुम्हारे लिए रख दूंगा। राघव ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। उसको शब्द की जरूरत नहीं थी, उसका काम ही उसके अल्फाज थे। राघव घर की ओर लौटने लगा था, थका हारा हुआ पर अंदर से संतुष्ट। आज का दिन छोटा था, पर उसने जिम्मेदारी और घर की जरूरत पूरी की थी। अचानक से उसे रास्ते में हरिचंद्र मिल गया, जिसकी दुकान पर राघव का उधार था। अरे राघव, अच्छा हुआ तू यही मिल गया। मैं तो इन दिनों तेरे घर ही जाने वाला था। बता जरा,
मेरा उधार कब देगा? पूरे 3 महीने हो गए, अभी तक हिसाब नहीं हुआ। ऐसे कब तक चलेगा भाई? मुझे मेरे पैसे अभी यहीं के यहीं चाहिए। हरिचंद्र की बातें सुनकर राघव के चेहरे पर चिंता दिखाई दी। उसके हाथ में पैसे तो थे, पर वो पैसे गौरी के गरम कपड़े के लिए लाया था। कुछ देर चुप रहने के बाद राघव ने धीमी आवाज में कहा, हरिचंद्र चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। असल में ठंड इतनी बढ़ गई है अचानक से कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। जितना काम करता हूँ बस उससे घर का राशन चल रहा है। इतने कड़ाके की ठंड में मैं गौरी के लिए कपड़े भी नहीं खरीद पा रहा हूँ। आप कृपया करके मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए। मैं आपका पूरा उधार चुका दूंगा। हरिचंद्र स्वभाव से बहुत लालची थे। उन्हें फिर भी किसी पर दया नहीं आती थी। राघव के हाथ पैसे देखकर उनकी नजर वहीं टिक गई। फिर उन्होंने तमतमाती आवाज में कहा, अरे चल, ये कहानी जाकर किसी और को सुना देना। तेरे हाथ में पैसे होते हुए भी तू ऐसी वैसी कहानी गढ़ रहा है। जरा भी शर्म नहीं आती क्या? जब तुझे राशन चाहिए होता था तू सीधा मेरी दुकान पर आकर ले जाता था, और अब मैं अपने ही पैसे मांग रहा हूँ तो तू बहाने बना रहा है। हरिचंद्र की कड़वी बात सुनकर राघव का मन बेहद दुखी हो गया। जिन पैसों से वो गौरी के लिए गरम कपड़े खरीदने का सपना संजोए हुए था, वही पैसे मन न होते हुए भी हरिचंद्र को देने पड़े। उसके बाद दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने रास्ते को चल पड़े। राघव झोपड़ी के अंदर आया। उसके कदम धीरे थे, जैसे पैर भारी हो गए हों। गौरी चूल्हे के पास बैठी आग सुलगा रही थी। राघव सीधा आया और आग के पास बैठ गया। देर हो गई आज। मैं सोच रही थी शायद काम ज्यादा मिला होगा। राघव थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया, जैसे मन का बोझ हल्का कर रहा हो। काम तो मिल गया था, दिन भर मेहनत भी की, मालिक ने पैसे भी दिए। मैं सोच रहा था आज तुम्हारे लिए कुछ गरम कपड़े ले आऊंगा, पर घर आते वक्त रास्ते में हरिचंद्र चाचा मिल गए। उन्होंने बिना सुने बिना समझे बोलने लगे, 3 महीने हो गए मुझे, मेरे पैसे यहीं के यहीं चाहिए। तुमने कहा नहीं कि ठंड की वजह से काम कम मिल रहा है? कहा, सब कहा, पर उनको सिर्फ मेरे हाथ के पैसे दिख रहे थे, पर बात नहीं। फिर क्या किया आपने जी? मुझे बताओ ना, उस वक्त क्या हुआ और आपने क्या किया? वही किया जो करना चाहिए था। जो पैसे थे हरिचंद्र चाचा के हाथ में रख दिए। बस कुछ पैसे बचे हैं जिनसे कल का राशन चल जाएगा। थोड़ी देर दोनों के बीच सिर्फ आग की आवाज थी। गरम कपड़ों का ख्याल वहीं के वहीं रह गया। फिर गौरी बोली, बिना किसी शिकायत के, अच्छा जी, चलो कोई नहीं, उधार तो खत्म हो गया इसी बहाने। हाँ, अब किसी का कोई लेना देना नहीं। पर तुम्हें ठंड लगती है गौरी, मैं जानता हूँ, पर आज फिर मैं कुछ नहीं ला पाया। कपड़े बाद में भी आ जाएंगे जी, इसी बहाने चलो, सर पर से एक बोझ तो कम हुआ। और जो पैसे बचे हैं आप सबसे पहले कल उनका राशन ला कर देना जी, फिर आप अपने काम पर चले जाना। हाँ हाँ भाग्यवान, अब चलो खाना खा लेते हैं। आज बहुत मेहनत की है, इसलिए भूख भी ज्यादा लग रही है। राघव के इतना कहते ही दोनों खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। राघव गांव के बाहर वाली पगडंडी से चलता हुआ बाजार की तरफ आ गया था। आज उसके पास थोड़े से पैसे थे, इतने कि घर के लिए आटा, नमक और थोड़ी सी सब्जियां आ जाए। ठंड अब भी थी, पर धूप हल्की सी निकल आई थी। राघव दुकानों को देखता हुआ चल रहा था, सोच रहा था कि पहले क्या ले और क्या छोड़ दे। तभी उसकी नजर किराने की पुरानी दुकान के बाहर बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। बूढ़ा आदमी बार बार अपनी जेब टटोलता, दुकान की तरफ देखता, फिर सिर झुका लेता। राघव को कुछ अटपटा लगा। वो बूढ़े आदमी के पास गया और बोला, बाबा, आप कब से बैठे हो यहाँ? कुछ देर से देख रहा हूँ, बार बार जेब देख रहे हो। काफी देर हो गई बेटा, दवा लेने आया था, सोचा था ले लूंगा और चला जाऊंगा, पर लगता है आज नहीं हो पाएगा।
दुकानदार से कुछ बात हुई क्या, या पैसे कम पड़ गए? बात क्या करूं बेटा, उधार देने से मना कर दिया, और जो पैसे थे या तो रास्ते में गिर गए या किसी ने निकाल लिए। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। राघव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कौन सी दवा है बाबा? ऐसी कौन सी है जो आज नहीं ली तो दिक्कत हो जाएगी? सीने की है, खंड में सांस बैठने लगती है। डॉक्टर ने साफ कहा है, एक दिन भी मत छोड़ना, वरना हालत बिगड़ सकती है। घर में कोई नहीं है क्या बाबा जो आकर ले जाए दवा? है बेटा, पर सब अपने अपने हाल में फंसे हैं। सोचा था आज खुद ही ले आऊंगा, किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। राघव ने जेब में हाथ डाला। वही पैसे थे जिनसे उसे घर का सामान लेना था। उसने एक पल सोचा, फिर पैसे निकाल लिए। ये रख लो बाबा, पहले दवा ले लो। अरे नहीं बेटा, तू खुद परेशान लगता है। तेरे लिए भी ये पैसे जरूरी होंगे। मैं नहीं ले सकता। जरूरी तो है, पर दवा उससे ज्यादा जरूरी है। सामान आज नहीं आया तो कल देख लेंगे, लेकिन दवा नहीं ली तो आपकी सेहत और खराब हो जाएगी। बूढ़े आदमी ने पैसे ले लिए। फिर उसने राघव से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम राघव है बाबा। राघव, आजकल लोग बिना मतलब एक गिलास पानी भी नहीं देते। तू बिना सोचे पैसे दे रहा है। मतलब वगैरह नहीं जानता बाबा, बस इतना समझ में आता है कि दवा नहीं ली तो तबीयत बिगड़ जाएगी। बूढ़े आदमी की आंखें भर आई। फिर वो भरी आंखों से राघव से बोलते हैं, भगवान तुझे लौटा कर देगा बेटा, आज नहीं तो कल, पर जरूर देगा। इतना बोलने के बाद बूढ़ा आदमी दवा लेने चला गया। वही दुकान पर एक सेठ राघव को बार बार देखे जा रहा था। वो काफी देर से यहाँ बैठा था और सब कुछ देख रहा था। वो प्रसन्न होकर राघव के पास आता है और बोलता है, राघव, आजकल लोग मौका मिलते ही अपना फायदा पहले देखते हैं, पर तुमने बिना सोचे दूसरे की तकलीफ देखी। ये आदत काम से भी ज्यादा कीमती होती है, और जो तुमने किया उसे देखकर बहुत खुशी हुई। आज भी तुम जैसे दयावान लोग अभी भी जिंदा है, जो अपनी बिना चिंता किए दूसरों की मदद करते हैं। राघव कुछ कहने ही वाला था, पर सेठ ने हाथ उठाकर रोक दिया। कुछ मत बोलो, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो आदमी अपनी जेब में रखे आखिरी पैसे से पहले किसी और की जरूरत पूरी करता है, उसके बारे में ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी बात कहते ही सेठ ने जेब से पैसे निकाले और राघव की हथेली पर रख दिए। ये एडवांस है, कल से मेरे यहाँ काम शुरू कर देना। मेहनत का काम है, पर मेहनत का पूरा दाम मिलेगा। राघव के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दी, जैसे कि उसने आंखों से ही काम के लिए हाँ कर दिया हो। जी सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, कल से मेरे यहाँ काम के लिए आ जाना। इतना कहते ही सेठ वहाँ से चला गया। ऐ ऊपर वाले, तेरा भला हो, मुझे आज मेरी मेहनत का फल मिल गया। अब मैं गौरी के लिए गर्म कपड़े ले जा सकता हूँ। भला हो सेठ जी का, भला हो उन बाबा का भी, जिनकी वजह से मुझे ये पैसे और काम मिला। सेठ जी के यहाँ काम करने से राघव के घर के हालात अब पहले से ठीक हो गए और गर्म कपड़े भी ले लिए। जो चीजें पैसे की कमी के कारण अधूरी हो जाती थी, वो अब पूरी होने लगी। राशन की चिंता खत्म हो गई और घर में फिर से रौनक आ गई और दोनों पति पत्नी अब सुखी रहने लगे। राघव और गौरी हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, एक दूसरे का साथ निभाते हुए खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।